डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे, हमें ये समझना है, बात समझ आ गया? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम किसी को? देखो, आपको मैंने कल बताया था आइंस्टाइन थ्योरी में कि जो भी एनर्जी आती है फोटोन के द्वारा एच न्यू, वो कहाँ जाती है? ये जाती है आपका वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में जाती है। यस और नो? यस और नो? कहाँ जाती है? वर्क फंक्शन में और उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाती है। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान दो यहाँ पे। अगर मैं इसको H से डिवाइड कर दूं, या फिर ऐसा करो, काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूं मैं? एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट लिख सकता हूं। यस और नो? और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं ई वी नॉट। जहां वी नॉट क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ई वी नॉट इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं? एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। लिख सकता हूं? एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत है अप टू हेयर? एनीबडी? अब जरा देखो यहां पे, आपको पता है कि अगर जो भी इंसिडेंट रेडिएशंस हैं, इसका अगर तुम न्यू बढ़ाते जाओगे तो जो फोटोन है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। जब फोटोन एनर्जी बढ़ती जाएगी तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है, जो उसको एनर्जी मिलना है, वो भी ज्यादा होता जाएगा। तो वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, तो वर्क फंक्शन के बाद अगर उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रहा है तो वो क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ रही होगी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ते जा रही होगी। जितना न्यू बढ़ाएंगे उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, है ना? अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर है तो। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी जितना इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, वह इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से जाता है, और आपको बताया था मैंने, इसको रोकने के लिए आप क्या करते हो? स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हो। क्या लगाते हो बाबू? निगेटिव पोटेंशियल लगाते हो, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये निगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाता। तो जितना ज्यादा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसमें होगा, उतना ही ज्यादा आप पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा रोकने के लिए। बात सुना गई? इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा न्यू होगा उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हो गए। न्यू के हिसाब से आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा भी नॉट। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर देखो, न्यू अगर तुम चेंज करोगे तो भी नॉट आपका चेंज होता जाएगा। तो अगर इसको मैं चाहूं तो ऐसा लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसा करूं, मैं वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लूं और एक्स एक्सिस पे न्यू ले लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? वी नॉट को वाई एक्सिस पे लिया हूं और न्यू को हम एक्सिस पे लिया हूं।
ये इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। और ये जाना पहचाना दिख रहा है। मैं जब पहला 11th क्लास में तुम लोग को पढ़ाया था बेसिक मैथ, तो उसमें कुछ ऐसा पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है बाबू, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो मैंने पढ़ाया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वैसा ही नहीं आ गया है, वैसे ही आ गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो लिख लो, है ना, द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी will be a straight line. The graph between stopping potential and frequency will be a straight line. Straight line होगा, ठीक है? कैसा स्ट्रेट लाइन होगा बाबू? तो यहां से देखो, जो कंपेयर कर लिया जाए तो m की वैल्यू क्या आ रही है? h अपॉन ई आ रही है, h अपॉन ई। और c की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। है समझ में? यानी स्ट्रेट लाइन ऐसा होना चाहिए जिसकी स्लोप h अपॉन ई के बराबर होना चाहिए, और इंटरसेप्ट कितना होना चाहिए? इंटरसेप्ट होना चाहिए आपका माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई के बराबर होना चाहिए। समझिए, माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई के बराबर होना चाहिए। क्लियर है ना? यानी इंटरसेप्ट कहां जाएगा? इंटरसेप्ट जाएगा तुम्हारा नीचे, कहां जाएगा? नीचे जाएगा। और स्लोप क्या होगा? एच अपॉन ई। यानी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है बाबू? ये आ गया इंटरसेप्ट, ये आ गया इंटरसेप्ट। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये कितना हो गया? ये हो गया इंटरसेप्ट सी, और इसका स्लोप एम कितना होगा? एच अपॉन ई माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई, और इसका स्लोप आया है एच अपॉन ई। ठीक है बाबू? क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? अब देखो जरा ध्यान से, अब जरा यहां पर ध्यान से देखो बाबू सभी लोग। स्लोप हो गया और ये इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है? अब यहां पर देखो, ये मान लो ये जो कहानी बनी है ये किसी कोई मेटल के लिए बना है। मान लो ए मेटल है, ये जो आया वो ए मेटल के लिए आया है। अब ए मेटल के अलावा अगर कोई दूसरा मेटल होता, अगर कोई दूसरा मेटल होता तो उसका ग्राफ कैसा बनता, मुझे ये जानना। तो क्या होता बाबू? तो उसका स्लोप एच अपॉन ई। तो एच तो हर मेटल के लिए सेम होता है, फ्लाइंग कांस्टेंट, और ई की वैल्यू भी सेम होती है। यानी कि कोई भी मेटल का ग्राफ बनाओगे उसका स्लोप तो यही रहेगा, एच अपॉन ई रहेगा। यानी कि जितने भी का ग्राफ बनाओ वो सारे के सारे आपस में पैरेलल होंगे, और सारे का स्लोप एच अपॉन ई होगा। इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको टर्म 1 में, या आपके स्कूल में पूछा जा सकता है टर्म 2 में, अगला टर्म में, ठीक है, पूछा जा सकता है ना? तो क्या होगा? स्लोप सबका सेम होगा, पहला चीज। दूसरा, अगर पैरेलल होगा तो अगर मैं पैरेलल ड्रा करूं, एक तो इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, ऐसा है कि नहीं? क्लियर है? इंटरसेप्ट निगेटिव ही रहेगा, स्लोप बराबर रहने के कारण सबका पैरेलल होगा, है ना? तो मान लीजिए ए अगर ये है, बी ये है, ये हो सकता है ना?
तो ये हो गया आपका किसके लिए, ये इंटरसेप्ट हो गया बी के लिए और ये इंटरसेप्ट हो गया ए के लिए। लेकिन स्लोप सभी का बराबर ही होगा, स्लोप सभी का बराबर ही होगा, पैरेलल होगा, लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, यहां पे जरा ध्यान दो, ये क्या है बाबू, ये न्यू का एक्सिस है, ये क्या है, न्यू का एक्सिस है। तो अगर मैं बात करूं ए के लिए, तो ये न्यू क्या बता रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी मैं ये देता हूं तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। अगर मैं ए मेटल के लिए न्यू की वैल्यू अगर मैं ये रखूं, तो उस अगर ये न्यू रखता हूं तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम ये फ्रिक्वेंसी दे रहे हो तो उसको क्या है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बिल्कुल 0 है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल करके ही खड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से जस्ट बाहर निकला है, उसकी अपनी कोई एनर्जी नहीं है, इसलिए उसको रोकने की जरूरत ही नहीं है। बात सुना गया। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो ये जो न्यू का जो आया है वैल्यू ए पे, वो क्या देगा, दिस विल गिव यू द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर द मेटल ए। यानी मैं इसको लिख सकता हूं न्यू नॉट ए, क्या लिखा बाबू, न्यू नॉट ए। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू नॉट बी, और ये क्या हो जाएगा, न्यू नॉट सी होगा, न्यू नॉट सी, न्यू नॉट ए, न्यू नॉट बी। है समझ में, क्लियर है। अच्छा, अब इंटरसेप्ट तो आपको सबको पता है ना, ये मेजर कर सकते हो, सी ए यहां तक है, सी बी यहां तक है, सी है ना, सी ए यहां तक है, सी बी यहां तक है। लेकिन मेरा मुद्दा क्या था, मेरा मुद्दा क्या था, फ्लाइंग कांस्टेंट निकालना था और वर्क फंक्शन निकालना था किसी एक मेथड का। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे फ्लाइंग कांस्टेंट और वर्क फंक्शन अगर निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए इस तरह का, अलग अलग न्यू देते जाओ और अलग अलग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल को मेजर करते जाओ। कितना फ्रिक्वेंसी पे कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको देना पड़ता है वो यहां से कैलकुलेट करते जाओ, और कैलकुलेट करते करते x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपको ढेर सारे पॉइंट मिल जाएंगे। जब पॉइंट मिल जाएंगे तो उसको मिला दो, ग्राफ ड्रा कर दो, तो ग्राफ आपको ऐसा मिल जाएगा, मिल जाएगा ऐसा ग्राफ। जब इसका ग्राफ मिल गया तो इसका भी निकाल सकते हैं। स्लोप निकालना मैंने तुम्हें बेसिक मैथ में पढ़ाया हुआ है कि नहीं, एम निकल जाएगा एम, तो इसका स्लोप निकाल सकते हो कैसे, या तो इसका एंगल मेजर कर लो थीटा, तो tan थीटा ले लो बाबू, tan थीटा क्या हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा। और नहीं तो ग्राफ पे 2 पॉइंट ले लो तो भी निकाल सकते हो स्लोप। तो स्लोप आप प्रैक्टिकली जो ग्राफ बनाओगे उसमें से एम की वैल्यू निकाल सकते हो। और जब एम निकल जाए, जब एम निकल जाए तो क्या करोगे, एम की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन ई बराबर कर दो, एम को क्या करो, एच बाई ई के बराबर कर दो। तो यहां से एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा स्लोप इंटू ई, जो भी स्लोप आएगा वो प्रैक्टिकली ग्राफ से निकाल लो, और ई की वैल्यू पता है मल्टीप्लाई कर दो, वहां से आपको फ्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है किसी को, अप टू हियर किसी को भी डाउट है तो पूछो पहले, एनीबडी। निकल जाएगा फ्लाइंग कांस्टेंट, फ्लाइंग कांस्टेंट निकल जाएगा। वेरी गुड। सर यहाँ पे जो ई है वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन लेना है या फिर टोटल चार्ज लेना है? यस यस यस, हाँ बोलो बोलो श्रेया क्या बोल रही है। सर एक बार और फिर से बता दो।
कौन सा, कहाँ पे समझ नहीं आ रहा बताओ। जो बी नॉट बी लिए है ना, और बी नॉट ए, ये वाला, ग्राफ ग्राफ ग्राफ। यहाँ पर ये वाला। हाँ ये दोनों हाँ लिए है देखो, ना। यहाँ पर मैं ये बोल रहा था कि ये ग्राफ, ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट ये बता रहा है कि फ्रिक्वेंसी तो है, लेकिन इस फ्रिक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जीरो है। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको लगाना ही पड़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन को रोकने की जरूरत ही नहीं है। और ये कब जरूरत पड़ती है, जब इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल के बाहर है, उसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए, है समझ में। तो वो कब होता है, उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जिसपे इलेक्ट्रॉन केवल निकल के बाहर आता है, उसमें अपनी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। बताया था ना थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का डिफिनेशन है। Yes, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का डिफिनेशन क्या बताया था, यह मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जिसपे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलता है मेटल सरफेस से, कोई इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। वही चीज हो गई, ऐसा में क्लियर है। yes, चलो और किसी को है, एनीबॉडी, गुड। अब क्या करेंगे हम, अब मुझे निकालना है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या करेंगे, देखो वर्क फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे मेजर करके। ये सी की वैल्यू क्या है, निकल जाएगा, है ना, निगेटिव होता ही होता है निगेटिव वैल्यू। तो यहां से डब्ल्यू नॉट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा -c/e। जब सी की वैल्यू पुटअप करोगे निगेटिव में, तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, निगेटिव, नीचे की तरफ। जब सी की वैल्यू पुटअप करोगे यहाँ पे निगेटिव, तो अपने आप ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम वर्क फंक्शन उस मेटल का निकाल सकते हैं। अगर तुम सी यहाँ से यहाँ लो तो ए का निकलेगा, यहाँ से यहाँ लोगे सी का निकलेगा, यहाँ से यहाँ लोगे बी का निकलेगा। इस तरह से तुम निकाल सकते हो वर्क फंक्शन। ऐसे में एक्सपेरिमेंटली ऐसे निकाला जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछेगा, वेयर एनीबडी, एनीबडी, किसी को दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम एनीबडी। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा कहानी, है ना। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने वेव थ्योरी को पढ़ा, और उसके बाद आइंस्टाइन थ्योरी को भी हमने पढ़ा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है, इसी के वजह से हमें, क्योंकि हमने देख लिया कि पार्टिकल नेचर मान करके हमें प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम क्या करते हैं, ड्यूअल नेचर एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, ओके। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट लिखो, लिखो ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर मतलब क्या हो गया, कोई भी पार्टिकल, है, कोई भी मैटर, तुम भी हो सकते हो, है कि नहीं, आपका पेन, कॉपी, कुछ भी। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का भी ड्यूअल नेचर हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के अंदर लिखो टॉपिक, डी ब्रॉगली वेव। देखो डी ब्रॉगली वेव, चलो क्या लिखे हम लोग लिख रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। यानी मैटर भी, पार्टिकल तो है ही, लेकिन मैटर भी एक वेव की तरह बिहेव करना चाहिए, ये हम पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जब मैटर वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसकी वेवलेंथ भी होनी चाहिए, है ना। तो वेवलेंथ भी मैटर का भी निकाल के दिखाया। क्या किया, मैटर भी एक वेव की तरह बिहेव करना चाहिए और उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए। जैसे भाई तुम हो, अब तुम क्या हो, तुम तो मैटर में आओगे, रेडिएशन में आओगे,
है, तो तुम्हारा भी वेव होना चाहिए, तुम भी एक वेव हो। अब तुम वेव हो तो तुम्हारा वेवलेंथ भी होना चाहिए, ऐसे ऐसे। देखो ना भाई, शरीर तुम्हारा ऐसे ऐसे होना चाहिए, है, वेव की तरह। अच्छा, ये वेव तो होना चाहिए तुम्हारा शरीर, लेकिन क्या होना चाहिए, आपका वेवलेंथ भी होना चाहिए, ये भी निकालना पड़ेगा। ताकि वेवलेंथ कितना है ये भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए डी ब्रोगली ने बताया बाबू। किसने बताया, तुमको निकालने के लिए नहीं बोलूंगा मैं, एक साइंटिस्ट ऑलरेडी था, क्या नाम था उनका, डी ब्रोगली। लिखेंगे डी ब्रोगली, लिखेंगे डी ब्रोगली, लेकिन पढ़ेंगे डी ब्रोआय। बात सही बाबू, लिखेंगे डी ब्रोगली और पढ़ेंगे इसको डी ब्रॉय। अंग्रेजी नाम है ना भाई, है। हम लोग ये थोड़ा ना कि सीता मतलब बोलना चाहिए, गीता मतलब गीता बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। ये अंग्रेजी नाम है, ठीक है। लिखेंगे डी ब्रोगली, लेकिन प्रोनाउंस करेंगे डी ब्रॉय, ठीक है। तो डी ब्रॉय वेव क्या पढ़ने वाले हम लोग, डी ब्रॉय वेव्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। डी ब्रॉय, साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रॉय, लिखता था डी ब्रोगली, ठीक है। ठीक है, उन लोग का अपना चलता है ना। ऐसे ही एक है डॉक्टर बाक, एक है डॉक्टर बाक, है ना। वो लिखेंगे बाक, सॉरी, बोलते हैं बाक और लिखते हैं कुछ और, है ना, ठीक है। लेकिन प्रोनाउंस किया जाता है डॉक्टर बाक। डॉक्टर बाक थेरापी होता है ना। ये क्या होता है, थेरापी होता है, मेडिकल होता है, उसको जो पुरानी बीमारियां होती हैं उसे दूर किया जाता है। दैट इज कॉल्ड डॉक्टर बाक थ्योरी, थेरापी बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये भी है तुम्हारा डी ब्रॉय वेव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डी ब्रॉय वेव, लिखेंगे डी ब्रोगली, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, ये बहुत चालाकी किया। इन्होंने ना दो तीन लोगों को मिला दिया। इन्होंने क्या किया, डी ब्रॉय ने दो तीन लोगों को मिला करके अपना काम निकाल दिया। कैसे निकाला, उसके लिए भी दिमाग चाहिए भाई साहब, है ना, उसके लिए भी दिमाग चाहिए। इन्होंने क्या बोला, पहले सुनो मेरी बात को। इन्होंने पहले क्या बोला, पहले वो समझो, ठीक है। इन्होंने पहले यूज किया आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। लिखो, लिखो पहले। इन्होंने बोला पहला, फ्रॉम आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। आइंस्टाइन का मास के साथ, मास और एनर्जी का एक रिलेशन दिया था, है ना। इतना फेमस हुआ कि लड़के लोग टी शर्ट पे भी छपवा लेते हैं। क्या करते हैं, टी शर्ट पे भी छपवा, कहीं भी आते जाते दिख जाएगा तुमको, टी शर्ट पे भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। याद है, भूल गया तुम लोग, है बाबू, ये वही इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, सुन लो बाबू, सुन लो, पर समझ लो, है ना। ये पता तुम भी तो टी शर्ट पहन के निकल लिए, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कोई पूछ दिया तो, है ना, कोई पूछ दिया तो चुपचाप हो जाइए, है ना। तो आप लोगों को समझना है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर कोई भी मास अगर है तो वह एनर्जी है। अगर कोई भी मास है तो वह एनर्जी है, समझ गया। अभी मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा न्यूक्लियस, उसमें मैं समझाऊंगा कि कितना मास कितना एनर्जी के बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है, कितना एनर्जी है ना। मैं पढ़ाऊंगा आगे मास डिफेक्ट, क्या पढ़ाऊंगा, मास डिफेक्ट पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा, कैलकुलेट भी करवाऊंगा, चिंता मत करो। बट यहां पे समझो, इन्होंने, डी ब्रॉय ने इसको लिखा कि आइंस्टाइन का ये कहना है कि हर मास में एनर्जी होती है। क्या होती है, हर मास में एनर्जी होती है ना। कितना एनर्जी होता है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो तुम। तो हर मास में जब एनर्जी होती है, तुम बोल रहे हो, है ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन की तरफ से क्या बोल रहा है कि हर मास में क्या होती है, एनर्जी होती ही होती है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गया, क्लियर है सबको,
है। तो जब इसमें एनर्जी होती है तो एनर्जी क्या है, एनर्जी एक वेव है, एनर्जी क्या है, एक वेव है ना। तो क्या होना चाहिए, यानी कि ये भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए, है ना। एनर्जी में क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, है ना। इन्होंने क्या बोला, मास में एनर्जी होना चाहिए, क्या बोला इन्होंने, मास में एनर्जी होना चाहिए, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जब किसी में एनर्जी हो तो वो मास की तरह बिहेव करता है ना, सॉरी, मास के इक्विवेलेंट होता है। और ये क्या है आपको, फिर उन्होंने बोला कि तो फिर ऐसा होना चाहिए, नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री। तो यानी कि हर मास में क्या होना चाहिए, एक वेव भी नेचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेव नेचर भी होना चाहिए। इन्होंने बोला कि हर मैटर को भी एक वेव की तरह बिहेव करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। कि जब आइंस्टाइन बोल रहा है कि हर मास में एनर्जी होती है ना, या एनर्जी मास के इक्विवेलेंट होती है, तो उन्होंने ये बोला कि नेचर लव सिमेट्री, यानी क्या होना चाहिए, हर मास भी क्या होना चाहिए, एक वेव की तरह बिहेव करना चाहिए फिर। हाँ? तो उन्होंने बोला डी ब्रॉय ने कि हर मास एक क्या होना चाहिए, हर एक पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करना चाहिए, इसका नेचर लव सिमेट्री से। ठीक है, तो लिखो बाबू, लिखो डी ब्रॉयगली ने क्या बोला भाई, लिखो, लिखो, द वेव्स एसोसिएटेड विथ, लिखो, द वेव्स एसोसिएटेड विथ material particles in motion, the waves associated with material particles in motion are called matter, are called matter। ठीक है, और डी ब्रोगली वेव, और डी ब्रोगली वेव्स and their wavelength is called, and their wavelength is called de Broglie wavelength, their wavelength is called de Broglie wavelength, de Broglie wavelength, है ना। अब देखो अब इनको बोला गया भाई एक चीज बताओ, जब तूने बोल दिया कि मैटर वेव की तरह होगा तो इसका वेवलेंथ निकाल के बताओ। अगर तुम बोल रहे हो कि मैटर वेव होता है तो बताओ उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो इन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन थ्योरी से ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर लिखा, है ना। और फिर क्या लिखा, फिर लिखो नेक्स्ट, लिखो इसके में लिखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लिखो फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना। क्या होता है, इनका कहना है हर वेव का एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता क्या होता है, एच न्यू होता है ना। ठीक है, और डी ब्रॉय ने क्या किया, इन दोनों को बोला कि भाई दोनों सेम ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ। जब वेव में एनर्जी है, मास में एनर्जी है, तो क्या होना चाहिए, मास भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए और वेव भी पार्टिकल की तरह बिहेव करना चाहिए। और दोनों को इन्होंने मिक्स कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया, क्या कर दिया, दोनों को इन्होंने इक्वेट कर दिया, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू को क्या लिखेंगे, एच सी बाई लैम्डा, सी सी कैंसल, तो लैम्डा क्या बाबू, एच अपॉन एम सी आ गया, क्या आ गया, एच अपॉन एम सी आ गया। और एम सी को क्या बोलते हैं हम, मोमेंटम बोलते हैं। तो
डी ब्रॉय ने ये वेवलेंथ निकाल के दिखाया कि किसी भी पार्टिकल का लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू h अपॉन p के बराबर होगा, h अपॉन mc के बराबर होगा, h अपॉन mc बराबर होगा। बाबू एक चीज ध्यान रखो, बहुत से लोग इसमें ना वीडियो ऑफ कर रहे हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोग बहुत 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 बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों गलती कर रहे हो? 4 नंबर फिजिक्स में तो तुम्हारा जाएगा ही जाएगा, 30 नंबर केमिस्ट्री में भी जाएगा। यू आर लूजिंग 70 मार्क्स। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग योर केमिस्ट्री ऑल्सो। केमिस्ट्री में भी सेम क्वेश्चन आते हैं, जो मैं भी पढ़ाऊंगा 3-4 चैप्टर, ये केमिस्ट्री में भी सेम चीजें पूछी जाएगी। 30 नंबर वहां भी लॉस करोगे, 40 नंबर यहाँ लॉस करोगे। 70 नंबर जब निकल जाएगा ना हाथ से, तो फिर आईआईटी इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म है। समझे? जब 70 नंबर तुम लॉस ही कर जाओगे तो फिर बचा क्या है? तुम थोड़ा ना 300 में 300 वाला लाने वाले हो, है भाई साहब? इसलिए ये Recording in progress. पानी है? हाँ बेटा देखो, कल वीडियो ऑन करो बेटा, सभी लोग बड़ा सिंसियर हो तुम लोग ना। बिल्कुल पैर पे कुल्हाड़ी मारो, मैं बता रहा हूँ जितना बहुत आसान है बेटा आईटी निकालना। लेकिन तुम लोग अपनी लक्षण के चक्कर में, जो लोग को आईटी नहीं निकलेगा ना इसमें इस बैच में, केवल और केवल अपने लक्षण के कारण, नहीं तो सारे बच्चों को हो जाना चाहिए। देखो बाबू, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी फिजिक्स में, अभी मैं पढ़ाऊंगा ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, ठीक है? हैं? ये सारी जो चीजें हैं ये केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना, और जो मैं समझाऊंगा इससे आपको सारा क्वेश्चन वहां का भी बन जाएगा, इसलिए अच्छे से समझ लो। आपको एक टाइम पे 2 काम हो रहे हैं,
समझ रहे हो मेरी बात को? क्या हो रहे हैं, आपको डबल फायदा हो रहा है, इस बात को समझो। समझा? जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा। रेडियो एक्टिविटी आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, जहां पे क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आते हैं। मैं अभी पढ़ाऊंगा, आपको फिजिक्स में भी बनेंगे क्वेश्चन और आपको केमिस्ट्री में भी बनेंगे क्वेश्चन। ऐसा में एटम का क्वेश्चन है ना, ये सारा मैं जो पढ़ाऊंगा वही क्वेश्चन आपको यहाँ भी बनेगा, वहां भी बनेगा। इसलिए डबल फायदा हो रहा है, समझो, है ना। यानी 40 नंबर नहीं, तुम रेडी कर रहे हो, 80 नंबर रेडी कर रहे हो। समझ रहे हो? चलो आ जाओ बेटा। क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन टी। तो डी ब्रॉय ने बताया हर मूविंग बॉडी की, हर मूविंग पार्टिकल को तुम क्या मान सकते हो, एक वेव मान सकते हो। और उसका अगर वेवलेंथ निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, इस फॉर्मूला को यूज कर लेना, आप कल जाएगा। इसको बोलते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको बाबू? इसको बोलते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ बोल है। बात सुना गई? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? ठीक है। अब मान लीजिए आप चल रहे हो, है ना, अब जैसे मैं चल रहा हूँ, बोलो सर आपका वेवलेंथ कितना है, तो निकाल ले भाई, इसमें पुटअप करो, मेरा मास उठाओ, कितना तेजी से वॉक कर रहा हूँ, वेलोसिटी पुटअप करो, एच की वैल्यू तुमने रट रखा है, निकाल लो कितना होगा लैम्डा, है कि नहीं? ऐसा में तो तुम अपना भी वेवलेंथ निकाल सकते हो, निकाल लो, अपना मास पुटअप करो, वेलोसिटी पुटअप करो, कितना तेजी से तुम चलते हो, आएगा लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, ऐसा में तो लैम्डा की वैल्यू ऐसा आता है जिससे कि आप दिखते नहीं हो कि आप वेव की तरफ चल रहे हो। समझ गए? ये चक्कर है थोड़ा सा, नहीं दिखता नहीं है कि वेव है ना, बट आप लोग भी एक वेव की तरफ बिहेव करते हो, ऐसा मानो। ठीक है, ये किसने बोला? ये डी ब्रॉय ने बोला। किसने बोला? डी ब्रॉय ने बोला, है ना। अगर डी ब्रॉय ने बोला, जैसे तुम लोग को हंसी आ रही ना कि सर मैं कैसे बेव हो सकता हूँ, वैसे उस जमाने में भी लोगों को लगा था कैसे कैसे हो जाएगा, है ना। और इनकी बात को ज्यादा लोग नहीं माने, ज्यादा लोग नहीं माने। ठीक है, अच्छा, डी ब्रोगली इक्वेशन में क्या हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, लैम्डा क्या है, यहां से हो गया लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा लैम्डा उतना कम होगा, और जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ही लैम्डा ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, लैम्डा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, वेवलेंथ इनफाइनाइट। तो क्या लगेगा, वो ऐसे ऐसे दिखेगा ही नहीं, क्या लगेगा, प्लेन दिखेगा, यानी लगेगा वेव है ही नहीं, है ना, क्या लगेगा, वेव है ही नहीं। समझा? है, जैसे देखते हो ना, तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग बोलते हो कि सर अर्थ जो है, अर्थ स्फेरिकल है, अर्थ स्फेरिकल है। ठीक है, तो तुम अगर यहां पर पहुंचोगे, तुमको लगना चाहिए ना अब गिर जाएंगे हम, यहां पर पहुंचोगे तक ना चाहिए अब गिर जाएंगे हम, ऐसा लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, है भाई साहब, लगना चाहिए ना। अगर बॉल की तरह है, बॉल पे तुम पानी डालो तो क्या होगा, पानी जब टकरते टकरते यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, गिर नहीं जाता है? तो अर्थ भी अगर जो स्फेरिकल है और तुम उस पर चल रहे हो, तो तुम अगर यहाँ पर पहुंचोगे तो नहीं जाना चाहिए तुमको, है ऐसा में। या तो इसके चक्कर में जानते हो मैं पूरा वर्ल्ड घूम लिया, है ना, इंडिया का हर सिटी में घूम गया, घूम आया, है ना, विदेश भी चला गया, क्योंकि जब चलते जहाँ पे वो गिरने वाला सिटी हो जाए, जब देख लिया जाए, है कि नहीं? है, तो मैं इंडिया तो पूरा घूम ही लिया, इंडिया का हर सिटी घूम आया, है ना, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, है ना, सब जगह, है ना, चंडीगढ़, आसाम उसाम सब जितना भी है सारे सिटी घूम आया, मुझे ये नहीं मिला तो मैं विदेश भी होके आया, शायद वहां मिल जाए, है ना। ठीक है, सुंदरवन तक भी होके आया, मिला सर। बंगाल की खाड़ी भी होके आ गया, बंगाल की खाड़ी भी चला गया भाई, जहाँ नदी सब गिरता है तो वहीं गिरने वाला रास्ता मिल जाए, तो वहां नदी तो गिर रहा था, सारा नदी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल,
है ना, वहां भी गया, लेकिन गिरने वाली स्थिति नहीं बना। क्यों? क्योंकि बेटा ये रेडियस इतना बड़ा है कि आप जहां पे जाते हो आपको ये जो कर्वेचर है ना, कर्वेचर, ये बहुत बड़ा होता है और आपको फ्लैट दिखता है। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यहां पर आता है वो रेडियस इसका इतना बड़ा है कि तुम कहीं पर पहुंचोगे तुमके हिसाब से क्या लगेगा, प्लेन रोड है बिल्कुल, अब पता नहीं कितना दूर तक प्लेन ही प्लेन है, ऐसा दिखता है। ये मैंने अनुभव किया। तो वही चीज यहां भी है ना। आपको क्या है, लैम्डा जब इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, आपको ये टेढ़ा दिखे तो ना बोलोगे कि सर ये साइन वेव है, सर ये कॉस वेव है। ये तो तब बताओगे ना जब ये मुड़ता हुआ दिखे। यहाँ तो मुड़ता हुआ ही नहीं दिखेगा भाई साहब, इन्फिनिटी के बाद दिखेगा मुड़ता हुआ, तुमको क्या लगेगा, वेव लगेगा? नहीं लगेगा। दैट इज द प्रॉब्लम है, समझ में? इसलिए तुम बोलोगे कि सर मैं वेव नहीं हूं, तो सही बात है भाई, तुमको दिखेगा नहीं तो कैसे बोलोगे? अनुभव की चीज है ना, है? तो ये प्रॉब्लम हुआ। तो उस समय इनकी बात को भी लोगों ने नहीं माना, समझा? लेकिन पता क्या हुआ, इन्होंने तो बेचारा दे दिया, इन्होंने बोला मैं तो भाई काम किया हूं, मेरा हिसाब से तो होना चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया पता है, इतना ही नहीं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाल के भी दिखाया। ये तो थ्योरेटिकल बोला उन्होंने, ये तो थ्योरेटिकल बोला, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाल के भी दिखाया कि देखो ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, एक वेव है, और मैं इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करके दिखाता हूं कितना होना चाहिए, ठीक है। तो लिखो, लिखो बाबू, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाल के भी इन्होंने दिखाया। तो क्या हो गया बाबू, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन्होंने कैसे किया जरा वो देखो। इन्होंने बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी कितना बाबू, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। और मैंने आपको एनएलएम में भी पढ़ा रखा हूं कि हाफ एम बी स्क्वायर को तुम चाहो तो लिख सकते हो पी स्क्वायर टू एम, जहां पी क्या होता है, मोमेंटम होता है नहीं होता बाबू, होता है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के साथ जब थ्रो किया, तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितना पोटेंशियल लगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, तो उसको बराबर कर दिया इन्होंने। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाई टू एम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, मूविंग इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ई वी नॉट। आपने रट रखी, पढ़ा रखा हूं, ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। पी स्क्वायर बाई टू एम किसके बराबर हो जाएगा, ई वी नॉट के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बाबू, किसी को दिक्कत है अप टू हियर, एनी प्रॉब्लम? तो यहां पे पी क्या हो, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, पी की वैल्यू होना चाहिए 2m ई नॉट का अंडर रूट होना चाहिए। और जब पी निकल गया, इलेक्ट्रॉन का पी निकल गया, तो डी ब्रॉय ने क्या बोला था कि लैम्डा की वैल्यू अपॉन पी होती है, तो देयरफॉर लैम्डा क्या हो जाना चाहिए, अंडर रूट 2m ई नॉट होना चाहिए, है ना। यानी कि उन्होंने बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर है, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, दुनिया जानती है भाई, वेव तो नहीं है, उसका लैम्डा तुम निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल देख लो, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, प्लैंक कांस्टेंट पता है, और टू तो तुमने चलना सीखने के पहले तुमने टू बोलना सीख गया था, है ना। 2 चॉकलेट चाहिए मुझे, एक नहीं, है ना भाई। चलना बाद में सीखे, टू की वैल्यू पहले सीख गया था, 2 चॉकलेट, आई वॉन्ट 2 चॉकलेट प्लीज, है ना। क्लियर है, डन। चलो
जब यहां से लैम्डा निकल गया बाबू, तो इन्होंने क्या किया, x की वैल्यू पता है, 2 की वैल्यू पता है, m e की वैल्यू पता है, सब की वैल्यू इन्होंने पुटअप कर दिया। पुटअप करके इन्होंने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। तो लैम्डा की वैल्यू जब सारी वैल्यू पुटअप किया गया तो निकल के आ रहा है 12.3 अंडर रूट V नॉट एंगस्ट्रम। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए वो यहां पर पुटअप करो, है ना, और सीधे वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो उस इलेक्ट्रॉन की कितनी वेवलेंथ होगी वो एंगस्ट्रम में निकल करके आ जाएगी। सिंपल तरीका, स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू पुटअप करो, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर। उन्होंने इतना सिंपल कर दिया, इतना सिंपल कर दिया उन्होंने भाई साहब ने, आया समझ में। और निकाल के दिखाया कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होते हुए भी वेव की तरह बिहेव कर रहा है और उसका इतना वेवलेंथ होगा। लेकिन संजोग ऐसा लगा, है ना, दुनिया तो दुनिया ही है भाई, जैसे आज नहीं मानते वैसे पहले भी नहीं मानेगी। मानने वाला कोई नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, पार्टिकल पार्टिकल रहेगा, वेव वेव होता है, ऐसे कैसे हो गया कि हर पार्टिकल को तुम वेव बोल दोगे, है ना। तब इन्होंने क्या किया, तब साइंटिस्ट लोग आए, है ना, कुछ साल के बाद। ठीक है, एक आए साइंटिस्ट डेविसन एंड जर्मर, क्या नाम था उनका, डेविसन एंड जर्मर साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, उन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट किया। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसे प्रूफ होकर के आया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है। उनके एक्सपेरिमेंट में इट वॉज डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, और उन लोगों ने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज एन वेव। ठीक है, और उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाल के देखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको कैलकुलेट करके देखा। तो उनके हिसाब से जो जानते हो कितना आंसर आ रहा था, उनको आंसर आ रहा था 1.65 एंगस्ट्रम आ रहा था। उनके एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1.65 एंगस्ट्रम। तो उन्होंने जब देखा कि भाई वेवलेंथ निकल के आ रहा है, तो जरा डी ब्रोगली का भी देख लिया जाए, उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो उनके उनके फॉर्मूला में जब रखा वैल्यू, तो इनके हिसाब से आया 1.66 एंगस्ट्रम आया, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू। अब लगा कि भाई कहीं ना कहीं डी ब्रॉय जो था वो मजाक नहीं कर रहा था, रिसर्च ही कर रहा था, है ना। जब दूसरा एक्सपेरिमेंट से भी वैल्यू वही आ गई तो लगा कि भाई डी ब्रॉय जो है ऐसे ही मजाक नहीं कर रहा, उसने भी क्या कर रहा था, रिसर्च ही कर रहा था, इसका मतलब। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, फिर भी बात नहीं बनी। फिर एक और साइंटिस्ट आए, कौन, जीपी थॉमसन, क्या नाम आया, जीपी थॉमसन। और उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन से। ठीक है, और उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डिफ्रैक्शन वेव सपोर्ट करता है। डिफ्रैक्शन वेव का हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का भी अगर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हुए वेव की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये दोनों एक्सपेरिमेंट ने ये दिखाया कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है ना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, तब डी ब्रॉय को बुलाया गया कि भाई तू कहाँ है भाई साहब, तू तो देवता है भाई, तू तो देवता है, तू कहाँ है। और उसको बुला करके फिर क्या दिया गया, उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। समझा, दोनों एक्सपेरिमेंट जब सपोर्ट कर दिया तब उनको नोबेल प्राइज दे दिया गया कि भाई आप जो कह रहे थे वो 101% सत्य था। ऐसा में तो इस तरह से डी ब्रॉय का काम बहुत अच्छा था। ये उनका फॉर्मूला रहा, एक ये याद रखना और एक H/P याद रखना। ठीक है, इतने फॉर्मूले से तुम्हें सारे क्वेश्चन IIT के आने वाले बन जाएंगे। ठीक है बाबू, इसके बाद सुनो, ये जो निकाला इन्होंने, इसके बाद हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लिखो बाबू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप तो आपने बहुत पढ़ा है ना? है, मैं भी पढ़ाऊंगा माइक्रोस्कोप, चिंता मत करो, हमारे सर भी है। लाइट जब पढ़ाऊंगा ना, लाइट, तो लाइट चैप्टर में मैं तुम्हें माइक्रोस्कोप का पूरा हुलिया पढ़ाऊंगा, है ना? कितना कामगार है, कितना मैग्नीफाई करेगा, बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। लेकिन ये माइक्रोस्कोप पढ़ाऊंगा वहां पर वो चीजें जिसमें क्या यूज होगा, लेंस को यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? लेंस को यूज करूंगा। बट यहां पर क्या बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? तो इसमें और उसमें डिफरेंस काफी का है। क्या काफी डिफरेंस है? जो हम पढ़ाएंगे लाइट में आपको माइक्रोस्कोप, वो किसी भी छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने का काम करता है। माइक्रोस्कोप का क्या काम है? छोटी चीज को बड़ा करके देखने का काम आता है। ठीक है? तो जो हम लाइट में पढ़ेंगे वह माइक्रोस्कोप आपको किसी भी छोटी चीज को 1500 गुना तक बड़ा कर सकता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर चीज को कितना कर देगा? 15 मीटर कर देगा। 1 सेंटीमीटर की चीज को कितना कर देगा? 15 मीटर लंबा कर देगा। इतना तक कर सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होती है, कुछ कुछ ऐसी है दुनिया में जो 15 मीटर 1500 गुना बड़ा करने के बाद भी नहीं दिख पाता, है ना? ठीक है, डॉक्टर लोग को और थोड़ा मुश्किल होता है ना? जो पढ़ेंगे, है ना? या जैसे वायरस, कोरोना वायरस, अब ये सबको देखने में और मुश्किल है। 1500 गुना करने के बाद भी नहीं दिखेगा, है भाई? तो इनको और बड़ा करने की जरूरत पड़ती है। तो और बड़ा करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो किसी भी पार्टिकल को 1 लाख गुना तक बड़ा करके दिखा सकता है। ऐसा में आप जब करते हो ना उसमें मोबाइल में, तो है ना, 2 गुना 4 गुना, है, उसके बाद जाके मोबाइल फेल हो जाता है, उसके बाद बड़ा नहीं हो पाता। और ये कितना करेगा आपको? ये 1 लाख गुना करके बड़ा करके दिखा देगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है? तो जो हम लाइट में पढ़ेंगे लेंस माइक्रोस्कोप, वो कितना करेगा बाबू? लगभग 1500 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखा देगा। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू मैग्नीफाई इट बाई अराउंड 1 लाख। कितना? 1 लाख टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसलिए छोटी छोटी माइक्रोस वगैरह जो पढ़ते हैं बायोलॉजी में स्पेशली, वो सब चीजों में देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। डॉक्टर्स लोग भी यूज करते हैं, या फिजिक्स में भी यूज होता है, बहुत यूज होता है। ठीक है? बात क्लियर हो गया सबको? एनी प्रॉब्लम अप टू हियर किसी को भी?